स्कूल के बाद एक दिन मेरी मुलाकात एक डिवाइन बीइंग से होती है। वो मुझसे एक सवाल पूछता है, नेशनल एग्जाम में परफेक्ट स्कोर चाहिए या 75 मिलियन कैश? क्या वाकई? सोचने बीतने वाला हर सेकंड उस पैसे की तौहीन है। 75 मिलियन के होते हुए कौन सा होशमंद इंसान एग्जाम देने बैठेगा? और फिर भी मैं परफेक्ट स्कोर चुनता हूँ। ये सब इसलिए क्योंकि एग्जाम की पिछली रात मैंने इंटरनेट पर एक पोस्ट देखी थी। उसमें पूछा गया था, कैश और अ परफेक्ट स्कोर। मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ। एक और बेवकूफ़ी भरा उड़ी इरादा सवाल। मैं सीधा कीबोर्ड पर अपनी भड़ास निकालता हूँ। ये लोग दिन भर बस फिजूल के चॉइसेस देते रहते हैं। मैंने लिखा, अगर मैं कुछ चुनूं तो क्या तुम वाकई मुझे दोगे? तभी पोस्टर का जवाब आता है, आगे बढ़ो, सुन लो, एक बार आजमा कर तो देखो। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। क्या इसमें सोचने वाली भी कोई बात है? आज के दौर में कॉलेज ग्रेजुएट्स तो गली गली घूमते हैं। 75 मिलियन के साथ मैं ऐसे 10,000 लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता हूँ, जब तक कि मुझे परफेक्ट स्कोर की गारंटी ना मिले। वैसे देश का टॉप स्कोरर बनने का ख्याल बुरा नहीं है। उधर से फौरन जवाब आता है, एग्जाम चुनो और परफेक्ट स्कोर की गारंटी मेरी। इसके साथ ही मुझे बिल्कुल नई एबिलिटीज़ मिलेंगी, हर सवाल से जुड़ी नॉलेज और स्किल्स। लेकिन एक शर्त है, मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता। जिस पल मैंने बताया, ये गिफ्ट गायब हो जाएगा। मैं स्क्रीन को घूरता हूँ। ये बंदा कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है। मैं मजाक में टाइप करता हूँ, ठीक है, अगर ये सच है तो मुझे परफेक्ट स्कोर चाहिए। अगर मैं सच में देश का टॉप स्कोरर बन गया तो मेरे पूर्वज भी अपनी कब्र में जश्न मनाएंगे। फिर मैं अपना फ़ोन पटक कर सो जाता हूँ। अगली सुबह प्रॉक्टर एग्जाम पेपर्स बांटता है। मैं एक नज़र देखता हूँ और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। हर एक सवाल का जवाब मेरे दिमाग में किसी टूटे हुए बांध की तरह उमड़ने लगता है। साफ कहूँ तो ऐसे सवाल जिनका जवाब मैं पहले कभी नहीं दे सकता था, उन्हें देखते ही परफेक्ट आंसर मेरे दिमाग में पूरी तरह तैयार होकर आ जाता है। मैं अपनी सांसें थाम लेता हूँ। तभी मुझे एक और चीज़ महसूस होती है। मेरी हैंडराइटिंग, जो पहले एकदम बेकार थी, अब किसी मास्टर कैलीग्राफर की तरह बह रही है। मेरी आंखें फटी रह जाती हैं। प्रेजेंटेशन स्कोर्स ज़रूर यही बात होगी। परफेक्ट आंसर्स के भी प्रेजेंटेशन में 1-2 मार्क्स कट ही जाते हैं, पर अब मेरी हैंडराइटिंग बेमिसाल है। मैं तेज़ी से एग्ज़ाम ख़त्म करता हूँ, पेपर जमा करता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। बाहर मैं अपना पेन निकाल कर टेस्ट करता हूँ। मैं 3 शब्द लिखता हूँ, आई लुक अमेजिंग। स्ट्रोक्स वाकई शानदार हैं। सिर्फ इस कैलीग्राफी के दम पर मैं एक मशहूर कैलीग्राफर के तौर पर अपना करियर बना सकता हूँ। यह एहसास मुझे किसी लहर की तरह झकझोर देता है। सिर्फ लैंग्वेज पोर्शन ने ही मुझे इतनी बड़ी स्किल दे दी। इसके सामने 75 मिलियन क्या चीज़ है? उसी दोपहर मैथ सेक्शन शुरू होता है और मैं पूरे जोश में हूँ। हर प्रॉब्लम को देखते ही मेरे दिमाग में उसके सैकड़ों सॉल्यूशन पाथ्स खुल जाते हैं। उनमें से कई तो मेरी पढ़ाई से भी बहुत आगे के हैं, ऐसे तरीके जिनका ब्लूएस्ट स्टार पर वजूद ही नहीं है। जब मैथ एग्जाम खत्म होता है तो एग्जाम हॉल में चीख पुकार मच जाती है। कोई कह रहा है, मैंने अभी चेक किया, वो आखिरी सवाल एडवांस यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स से था। क्या एग्जाम बोर्ड का दिमाग खराब हो गया है? बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं बेधड़क निकल जाता हूँ। हर एग्जाम के साथ दुनिया बदलने वाली नॉलेज मेरे दिमाग में भरती जा रही है। जब मैं सबसे पहले बाहर निकलता हूँ तो आसपास के स्टूडेंट्स मुझे बस देखते रह जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि इस लड़के ने पक्का खाली पेपर जमा किया होगा। मैं उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। मैं बस अपनी एक बेफिक्र और शांत छवि उनके पीछे छोड़ जाता हूँ। 2 दिन बाद हज़ारों टॉप टीचर्स अपने कंप्यूटर्स पर पूरी रफ्तार से ग्रेडिंग कर रहे हैं। साउथ वेस्ट ग्रेडिंग कमेटी के हेड डीन चेन कमरे में चक्कर काट रहे हैं और बार बार अपनी टीम को चेतावनी दे रहे हैं। ग्रेडिंग में एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक गलत फैसला किसी स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तभी अचानक एक ग्रेडर अपनी जगह से उछल पड़ती है। डीन चेन कड़क कर कहते हैं, ये क्या कर रही हो? शांति बनाए रखो। उधर अरोरा दंग रह जाती है और कहती है, डीन चेन, जरा यहाँ आकर इसे देखिए। मुझे लगता है ये एक परफेक्ट ऐसे है। पूरा कमरा शांत हो जाता है। इतनी जल्दी एक परफेक्ट ऐसे? डीन चेन स्क्रीन की तरफ झुकते हैं और एक नज़र देखते ही उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। ये कैलीग्राफी, ये तो असाधारण है। अगर इसका कंटेंट कूड़ा भी होता तो भी मैं इसे सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए टॉप मार्क्स देता। वो कंटेंट पढ़ते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ 1000 शब्दों में इस स्टूडेंट ने टैंग एम्पायर की शान और बर्बादी का पूरा मंजर समेट दिया है। वो अचानक चिल्लाते हैं, इसे रिपोर्ट करो, अभी के अभी रिपोर्ट करो। शायद हमें इस साल का पहला परफेक्ट ऐसे मिल गया है। कुछ दिनों बाद मैथ ग्रेडिंग शुरू होती है। एक टीचर अचानक चिल्लाता है, इस पेपर में कुछ गड़बड़ है। हर जवाब सही है, लेकिन जो मेथड्स इस्तेमाल किए गए हैं, हम में से कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा। मेरे पेपर को हाथ लगाने वाले हर ग्रेडर के साथ यही होता है। जब आखिरकार रिजल्ट्स आते हैं तो मैं परफेक्ट स्कोर के साथ पूरे देश में टॉप करता हूँ। इसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती है। मेरे क्लासमेट्स यकीन न होने पर घुटनों के बल गिर जाते हैं और चिल्लाते हैं कि ये कायनात अंधी हो गई है। मुझ जैसा एक मामूली आवारा जो मुश्किल से क्लास आता था, वो पूरे देश में टॉप कर गया।
लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिले हुए हैं वो रिव्यू बोर्ड के प्रोफेसर्स हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैंने उन मैथ प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाया। ब्लूएस्ट स्टार पर आज तक किसी ने ऐसे मेथड्स इस्तेमाल नहीं किए। कुछ ही घंटों में टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बीच होड़ मच जाती है। हर कोई दूसरों से पहले मुझे एक्सेप्टेंस ऑफर भेजने की फिराक में है। घर पर मेरे माता पिता का बुरा हाल है। माँ कहती है, सुनो, क्या तुमने न्यूज़ देखी? काय नाम के किसी लड़के ने नेशनल एग्जाम में परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। हमारे बेटे जैसा ही नाम है। मैं अपने कमरे से उनिंदा सा बाहर आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसकी कोई गुंजाइश है कि वो काय मैं ही हूँ। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और स्कोर्स चेक करता हूँ। 750 पॉइंट्स। वो नंबर देखकर उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। मेरे पिता खामोशी से मुझे घूरते हैं और फिर अचानक दरवाजे की तरफ भागते हैं। वो चिल्लाते हैं, मुझे जाकर देखना होगा कि कहीं हमारे पूर्वजों की कब्रें तो नहीं फट गई। मैं अपने माता पिता को पकड़कर शांत करता हूँ। फिर मैं उन्हें बताता हूँ मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। मेरा प्लान है कि मैं एग्ज़ाम बोर्ड को इतना उकसाऊँ कि वो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी बढ़ा दें, और मैं ऐलान करूँगा कि मैं अगले साल फिर से एग्ज़ाम दूंगा। दूसरों के लिए नेशनल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी जाने का एक रास्ता है, लेकिन मेरे लिए ये सेल्फ अपग्रेड का एक टूल है। हर बार जब मैं वो एग्ज़ाम दूंगा, मैं हर सवाल के पीछे की नॉलेज सोख लूंगा, इतना कि मैं एक वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट बन जाऊं। मैं उन बेशर्म देशों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने टैंग एम्पायर को रोकने के लिए हर मुमकिन दीवार खड़ी की है। क्या होगा अगर वो ब्लॉक टेक्नोलॉजीज एग्जाम क्वेश्चंस बनकर सामने आए? हर ताला टूट जाएगा। बेशक मैं ये बात कभी किसी को नहीं बता सकता। जब मैं अपने माता पिता से वादा करता हूँ कि अगले साल के एग्जाम के बाद मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूंगा, तो वो हिचकिचाते हुए मान जाते हैं। अगली सुबह रिपोर्टर्स की एक फौज हमें घेर लेती है। हर कोई इस कहानी का हिस्सा चाहता है। उनके पीछे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही आपस में भिड़ रहे हैं। जब हम तीनों बाहर कदम रखते हैं तो बाहर जमी भीड़ को देखकर दंग रह जाते हैं। यूनिवर्सिटी रेप्स आगे बढ़ते हैं और मेरे माता पिता को ऐसे ऑफर्स देते हैं जो यकीन से परे हैं। पूरी ट्यूशन फीस माफ़, रहने की पक्की जगह और 30,000 का मंथली स्टाइपेंड। तभी अरोरा आगे बढ़ती है और पीछे हटने से मना कर देती है। वो एक प्राइवेट रिसर्च लैब और साल के 3 लाख फंडिंग का ऑफर देती है, और साफ कह देती है कि चाहे मैं साउथ वेस्ट अकेडमी में जाऊं या नहीं, ये फंडिंग मेरी ही रहेगी। ये खबर किसी धमाके की तरह गूंजती है। गेवे यूनिवर्सिटी और शांगतांग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स अपना आपा खो देते हैं। वो चिल्लाते हैं, यह तो बेईमानी है। हमारा ऑफर तभी लागू होगा जब वो दाखिला लेगा, और तुम यहाँ आकर कह रही हो कि पैसा उसका है चाहे कुछ भी हो जाए। इससे पहले कि कोई संभल पाता, मैं बोल पड़ता हूँ और पूरी भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। आप सब सुनिए, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अगले साल फिर से एग्जाम दूंगा। सन्नाटा। आखिर ये हो क्या रहा है? रिपोर्टर्स को मसाले की गंध आती है। वो आगे बढ़ते हैं, काय, देश का टॉप स्कोरर होने के बावजूद तुम कॉलेज जाने से मना क्यों कर रहे हो? मेरी आंखें चमक उठती हैं। यही वो सवाल था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं कहता हूँ, क्योंकि इस साल के एग्जाम बोर्ड ने लेवल बहुत ही गिरा दिया था। मैंने अपनी आधी ताकत लगाए बिना ही परफेक्ट स्कोर हासिल कर लिया। इंटरव्यू एयर होते ही पूरा देश हिल जाता है। अगले साल के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स मुझे ट्रेंडिंग चार्ट्स पर टॉप पर पहुंचा देते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये पागल हो गया है, क्या ये एक आम इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। उधर एग्जाम बोर्ड के एक्सपर्ट्स आग बबूला हैं। वो सोचते हैं कि ये खुद को समझता क्या है। क्या इसे वाकई लगता है कि हमारी औकात बस इतनी ही है? इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं अलग अलग संस्थानों से मिले प्राइज मनी को जोड़ता हूँ, कुल 1.5 मिलियन। जैसे ही कवरेज आती है, जनता की राय फिर बदल जाती है। नेटिजन्स कहते हैं कि अब समझ आया, ऐसे स्कोर्स के साथ अगले साल एक बार फिर एग्जाम देना बस एक और आसान मिलियन कमाने जैसा है। लेकिन मुझे इन कीबोर्ड वॉरियर्स की कोई परवाह नहीं है। मुझे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाना है। विवियन और मैं ग्रेजुएशन से बहुत पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एग्जाम की वजह से उसने खुद को रोक रखा था। अब जब मैं देश का टॉप स्कोरर हूं, तो हम इसे ऑफिशियल कर देते हैं। इसी बीच देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। दूसरे नेशनल एग्जाम का दिन आ जाता है। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल के करीब पहुंचता हूं, रिपोर्टर्स मुझे घेर लेते हैं। कहे, इस बार तुम्हें कितने स्कोर की उम्मीद है? मैं मुस्कुराता हूं और अपना सिर हिलाता हूं। मुझे लगता है जैसे तैसे परफेक्ट स्कोर आ ही जाएगा। रिपोर्टर्स झूम उठते हैं। उनमें से एक ने तो अपने दिमाग में हेडलाइन भी सोच ली है, परफेक्ट स्कोर, जीनियस की वापसी, देश में फिर से टॉप करने का वादा। तभी दूसरा रिपोर्टर बीच में आता है। पिछले साल आपने एग्जाम बोर्ड को चुनौती दी थी, सुना है इस साल का पेपर बहुत मुश्किल है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं, कोई गलत फहमी ना पालें, मेरा निशाना सिर्फ एग्जाम बोर्ड नहीं था। मेरा तो मानना है कि यहां मौजूद हर कोई कचरा है। रिपोर्टर्स का दिमाग सुन्न हो जाता है। इस लड़के के घमंड की कोई सीमा नहीं है। तभी एक रिपोर्टर मेरे पास खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखता है। उसके मुंह से अचानक निकल जाता है, कहे, तुम्हारे साथ ये खूबसूरत लड़की कौन है? मैं इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं करता। मैं विवियन का हाथ थामता हूं और कहता हूं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जाहिर है गपशप भी एक बड़ी खबर है। कैमरास की आवाज़ें गूंज उठती हैं। एग्जाम अपने तय वक्त पर शुरू होता है। मेरा शक यकीन में बदल जाता है। जैसे ही मैं हर सवाल पढ़ता हूं, जवाब अपने आप बिना किसी गलती के सामने आ जाता है।
इस बार मैं लिखने का अंदाज भी पूरी तरह बदल देता हूँ। फिर भी ये मास्टरी लेवल कैलीग्राफी है। दोनों प्रॉक्टर्स बार बार मुझे देख रहे हैं। मुझे बिना रुके पूरी रफ्तार में लिखते देख उनकी हैरानी बढ़ती जा रही है। उनमें से एक की उत्सुकता बढ़ जाती है। वो खड़ा होता है और कमरे का चक्कर लगाने लगता है। जब वो मेरी डेस्क पर पहुंचता है और मेरा पेपर देखता है तो वो वहीं जम जाता है। एक 19 साल का लड़का और ऐसी हैंडराइटिंग, क्या एक असली जीनियस ऐसा ही होता है? तभी उसकी नज़र ऐसे प्रॉम्प्ट पर पड़ती है। उसे आखिरकार एग्जाम बोर्ड की उस चाल का पता चलता है। इस साल स्टूडेंट्स को ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का अगला हिस्सा लिखना है, कम से कम 600 शब्दों में। प्रॉक्टर खुद इस नॉवल का बहुत बड़ा फैन है और जानता है कि यह नामुमकिन है। न जाने कितने विद्वानों ने कोशिश की और नाकाम रहे, लेकिन वो देखता है कि मैं बिना एक पल की हिचकिचाहट के लिखना शुरू कर देता हूँ और उसके चेहरे के भाव बार बार बदलते हैं। जब तक मैं आखिरी लाइन भरता हूँ, उसका दिल किसी अनजाने उत्साह से धड़क रहा होता है। उधर बाकी स्टूडेंट्स मुझे फिर से वक्त से पहले पेपर जमा करते देखते हैं तो वो अपनी आंखें घुमाते हैं। फिर से वही दिखावा करने वाला लड़का, क्या ये कभी चैन से नहीं बैठेगा? कुछ दिनों बाद एग्जाम खत्म होता है और ग्रेडिंग कमेटी काम पर लग जाती है। हर एक ग्रेडर मानता है कि वो मेरे ऐसे को चेक करने के काबिल नहीं है। कोई और रास्ता न देख वो इसे एक्सपर्ट रिव्यू पैनल के पास भेज देते हैं। साहित्य की दिग्गज लिडिया मेरे पेपर को गौर से देखती है और उसकी आंखें गुस्से से फैल जाती हैं। बाकी हिस्सा कहाँ है? ये साफ तौर पर अधूरा है। ये यहाँ खत्म कैसे हो सकता है? वो किसी को काट खाने को तैयार है। ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर की दीवानी होने के नाते इसे पूरा करना हमेशा से एक अधूरा ख्वाब रहा है। डीन चैन उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लिडिया, ये एक ग्रेडिंग सेशन है। फिर वो पूछते हैं कि इसे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। लिडिया सोफे पर ढह जाती है और धीरे से कहती है, फुल मार्क्स। कुछ दिनों बाद ग्रेडिंग पूरी होती है और रिजल्ट्स आते हैं। मैं फिर से देश में टॉप करता हूँ। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। उधर नफरत करने वाले इंटरनेट पर बाढ़ ला देते हैं। वो धांधली की जांच की मांग करते हैं। ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का अगला हिस्सा, मुमकिन ही नहीं कि इसमें किसी को परफेक्ट स्कोर मिले। वो मांग करते हैं कि मेरा एसे पब्लिक किया जाए। दबाव में आकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे रिलीज कर देती है। जैसे ही ये लाइव होता है, कुछ ही मिनटों में हर प्लेटफॉर्म पर फैल जाता है। लोग इसे पढ़ते हैं और सन्नाटा छा जाता है। नॉवल के चाहने वाले हर तरफ से उमड़ पड़ते हैं। इंटरनेट पर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कैलीग्राफी कम्युनिटी भी मैदान में आ जाती है और ऐलान करती है कि सिर्फ यह हैंडराइटिंग ही कैलीग्राफी का एक नया दौर शुरू कर चुकी है। तभी वो पल आता है जो हर चीज को शिखर पर ले जाता है। ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर सोसाइटी लिडिया की अगुवाई में मेरे दरवाजे पर पहुंचती है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस नॉवेल को एक सीरीज की तरह आगे लिखूंगा। वो कहते हैं, अपनी कीमत मांगो, क्योंकि अभी तुम्हारे सिवा कोई और इसे वो मुकाम नहीं दे सकता जिसका यह हकदार है। मैं इन बुजुर्गों को इस कदर परेशान होते देखता हूँ और सबके सामने वही मान जाता हूँ। मैं कलम उठाता हूँ और चैप्टर 81 से लेकर आखिर तक लिखना शुरू करता हूँ। जब मैं खत्म करता हूँ, लिडिया उस मैन्युस्क्रिप्ट को ऐसे थामती है जैसे वो दुनिया का सबसे नायाब खजाना हो। प्लीज इसे पब्लिश करो। मैं शांति से अपना सिर हिलाता हूँ। लिडिया मुझे घूर रही है। उसके शब्द गले में ही अटक गए हैं। वो पूछती है, तुम इन क्वेश्चंस को आखिर कितना मुश्किल बनाना चाहते हो? तुम्हें एग्जाम से लड़ने की इतनी धुन क्यों सवार है? अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में है, पर जबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वो एक फीकी मुस्कान के साथ कहती है कि वो कोशिश करेगी। थोड़ी ही देर में दोनों साइड्स के बीच एग्रीमेंट हो जाता है। पूरी कंटिन्यूएशन को सीधे 50 मिलियन में बेच दिया जाता है। इसी बीच मेरा वो क्लिप वायरल हो जाता है जहां मैं और भी ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्स की डिमांड कर रहा हूं और पूरा इंटरनेट मेरे खिलाफ हो जाता है। ऑफिशियल बॉडीज़ तुरंत रिस्पॉन्स देती हैं और मुझे रेकलेस और एरोगेंट कहने लगती हैं, जिसके मन में लर्निंग की गहराई के लिए कोई सम्मान नहीं है। फिर 3 दिन बाद ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर की कंटिन्यूएशन बाजारों में आती है और देखते ही देखते सब सोल्ड आउट हो जाता है। ये उन सभी हेटर्स के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो अब चुपचाप दुबक गए हैं। उधर टैंग एम्पायर के सबसे बड़े फाइनेंशियल टाइटन्स में से एक विक्टर अकेले बैठा किताब पढ़ रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो सोचता है, यह लड़का काय वाकई में कमाल है, इतनी कम उम्र में ऐसा लिखता है। वो अपने सेक्रेटरी को तुरंत काय के बारे में पता लगाने का ऑर्डर देता है। कुछ ही मिनट्स में सेक्रेटरी उसे एक इंटरव्यू क्लिप भेजता है। जब विक्टर अपनी बेटी विवियन को स्क्रीन पर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसका जबड़ा खुला रह जाता है। सेक्रेटरी को लगता है कि अब कोई बड़ा धमाका होगा और वो चुपके से एक कदम पीछे हट जाता है। पर विक्टर बस इतना कहता है, ये बच्चा पहले ही इतना आगे निकल आया है और अब तक अपने होने वाले फादर इन लॉ को सलाम करने नहीं आया। वो सेक्रेटरी को अपना शेड्यूल क्लियर करने और अपनी बेटी के साथ एक मीटिंग अरेंज करने को कहता है। थोड़ी देर बाद विवियन और विक्टर एक लग्जरी होटल में डिनर के लिए बैठते हैं। विक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। काय, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? विवियन को खतरे का एहसास होता है और वो फौरन बताने लगती है कि काय कितना इंप्रेसिव है और कितनी मेहनत करता है। विक्टर हाथ उठाकर उसे बीच में रोक देता है। मेहनती है, अच्छी बात है, उसे होना भी चाहिए, वरना वो मेरा सन इन लॉ बनने के लायक कैसे होगा? बेहतर होगा कि तुम उसे अपना हस्बैंड बुलाना शुरू कर दो। विवियन का दिमाग पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो जाता है। विक्टर उसे गर्म पानी का एक कप देता है और अपनी आंखें घुमाते हुए शांति से कहता है, ज्यादा मत सोचो, मुझे ये लड़का पसंद है, पर मेरी एक शर्त है। विवियन अपनी आंखें सिकोड़कर शक के साथ पूछती है, कैसी शर्त? विक्टर एक लंबी आह भरता है। वो सोच रहा है कि बेटियां हमेशा अपने पति की साइड ही लेती हैं,
वो रुकता है और कहता है, मैंने कहा ना मुझे लड़का पसंद है, पर उसने मेरी बेटी का दिल तो पहले ही जीत लिया है। क्या उसे अपने होने वाले फादर इन लॉ के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाना चाहिए? विवियन पूछती है, किस तरह का गिफ्ट? विक्टर अपना गला साफ करते हुए कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसने ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर की वो कंटिन्यूएशन लिखी है ना, क्या मुझे उसकी वो कॉपी मिल सकती है जो उसने अपने हाथों से लिखी है? विवियन को तुरंत दाल में कुछ काला लगता है। वो अपने पिता के इरादों को अच्छी तरह जानती है। विक्टर अपनी बात पर अड़ा रहता है। जाहिर है मैं इसे किसी अच्छे काम के लिए ही मांग रहा हूँ, बस हाँ या ना में जवाब दो। विवियन कहती है कि यह फैसला उसका नहीं है, उसे काई से पूछना होगा। विक्टर बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाता है। जब वो जाने के लिए मुड़ती है तो विक्टर उसे आवाज देता है, जरा प्यार से पेश आना, मेरे उस होनहार बच्चे को नाराज मत करना। विवियन को अचानक शक होने लगता है कि कहीं उसे गोद तो नहीं लिया गया। घर पहुंचकर वो मुझे सब बता देती है। मैं बस मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि अंकल विक्टर को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। जहां तक उस मैन्युस्क्रिप्ट की बात है वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं विव, अब वो तुम्हारी है। तुम उसे किसे देती हो या उसका क्या करती हो, ये पूरी तरह तुम पर है। मैं विवियन को अपने करीब खींचता हूं और उसे किस करते हुए कहता हूं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, हम बराबरी पर है ना? वो कहती है, हम हैं, पर फिर भी मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग चाहिए थी। वो चैन की सांस लेती है और मुझे वापस किस करती है। अच्छा हुआ तुमने हाँ कह दिया, अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। हम दोनों मिलकर विक्टर से मिलने जाते हैं। शुरुआत में सब ठीक रहता है, जब तक विक्टर अपना गला साफ नहीं करता। तो तुम दोनों इसे ऑफिशियल कब कर रहे हो? विवियन की चाय सीधे विक्टर के ऊपर गिर जाती है। रात मुझे पता था कि विक्टर मान गया है, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। मैं कहता हूँ, अंकल विक्टर, हम अभी सिर्फ 19 साल के हैं। विक्टर अपना माथा पीटते हुए कहता है, सही है सही है। मैं भी क्या सोच रहा था, उस सब के लिए अभी उम्र कम है, पर हम एक बैंक्वेट तो रख ही सकते हैं। हम दोनों फैमिलीज को कब मिलवा सकते हैं और डेट फिक्स कर सकते हैं। चलो इसे ऑफिशियल कर देते हैं। विवियन घर जाती है। रात आखिर कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी के लिए ऐसी हड़बड़ी दिखाता है? भले ही मैं पूरी तरह तैयार हूं, पर आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। विक्टर उसे शांत रहने का इशारा करता है, सब्र रखो। मुझे पता है कि यह जल्दबाजी लग रही है, पर इतना एक्सेप्शनल लड़का, अगर हमने इसे जल्दी लॉक नहीं किया तो क्या होगा अगर कुछ बदल गया? क्या होगा अगर कोई और आकर इसे ले गया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पर क्या जवाब दूं। मैं उस उत्साही आदमी को शांत करने की पूरी कोशिश करता हूं और फिर एक बहाना बनाकर विवियन को वहां से खींच लाता हूं। कुछ समय बाद नेशनल एग्जाम के रिजल्ट्स फिर से आते हैं। मैं एक बार फिर परफेक्ट स्कोर के साथ पूरे देश में टॉप करता हूं। हर एलीट यूनिवर्सिटी मुझे ऑफर भेजती है, मैं उन सबको ठुकरा देता हूं। मैं एक कदम और आगे बढ़कर पब्लिकली डिक्लेयर कर देता हूं कि एग्जाम बहुत आसान था और एग्जाम बोर्ड को चैलेंज करता हूं कि अगली बार कुछ और भी मुश्किल लेकर आए। असल में मैं इस प्रोसेस का इस्तेमाल टैंग एम्पायर के लिए उन टेक्नोलॉजीज को अनलॉक करने में कर रहा हूं जिन्हें ब्लॉक किया गया था। पर मैं ये बात जुबान पर नहीं ला सकता। जिस पल मैं ये कहूँगा, ये गिफ्ट गायब हो जाएगा। इसलिए इंटरनेट को लगता है कि मैं हद से ज़्यादा एरोगेंट हूँ। लोग जवाब मांगने के लिए मेरे घर के बाहर तक आ जाते हैं। पर मैं अब एक अलग ही लेवल पर सोच रहा हूँ। मैं नॉवेल से मिले वो 50 मिलियन लेता हूँ, एक लग्जरी विला खरीदता हूँ और दुनिया से कट कर खुद को बंद कर लेता हूँ, जब तक कि एक दिल दहला देने वाली खबर नहीं आती। ईगल क्लास फ्लाइट YH-739 लापता हो गई है। टैंग एम्पायर के 261 यात्रियों का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर एग्जाम बोर्ड आगे बढ़कर मुझे नए स्किल्स अनलॉक करने के लिए सही क्वेश्चंस देता है तो उस मलबे का पता लगाना नामुमकिन नहीं होगा। उसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आने वाले साल के नेशनल एग्जाम के लिए कुछ जरूरी अपडेट्स जारी करती है। पहला, क्वेश्चंस में रियल वर्ल्ड इवेंट्स और करंट अफेयर्स की झलक होनी चाहिए। दूसरा, आंसर शीट्स की लिमिट हटा दी गई है। स्टूडेंट्स जितनी चाहें उतनी शीट्स मांग सकते हैं ताकि किसी का भी ऐसे अब बीच में अधूरा ना छूटे। ईयर 53 का नेशनल एग्जाम शुरू होता है। मुझे हर तरफ से तीखी निगाहें महसूस हो रही हैं क्योंकि मैंने ही इस एग्जाम को मुश्किल बनाने के लिए मजबूर किया था। वो मुझसे जितना ज्यादा नफरत करेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। अब से कुछ दशकों बाद शायद इनमें से कुछ स्टूडेंट्स खुद एग्जाम बोर्ड में बैठे होंगे, जबकि मैं अभी भी यही हूँ, साल दर साल अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हूँ। जैसे ही स्टूडेंट्स हॉल में दाखिल होते हैं, प्रॉक्टर्स अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, पेपर्स बांट दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स और प्रॉक्टर्स दोनों मुझे बड़ी श्रद्धा के साथ देख रहे हैं। मैं उन सबको इग्नोर करता हूं और अपने काम में जुट जाता हूं। लैंग्वेज सेक्शन बड़े आराम से निकल जाता है जब तक कि मैं ऐसे प्रॉम्प्ट को पढ़कर निराश नहीं हो जाता। SAS के लिए पोस्टमार्टम केयर को ऑप्टिमाइज करना, ये कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है और चैलेंज भी बस ठीक ठाक ही है। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ मैथ पेपर उठाता हूँ, पर फिर वही निराशा हाथ लगती है। पिछले साल से बस थोड़ा सा ही मुश्किल है, लेकिन अगला दिन कुछ अलग लेकर आता है। फिजिक्स पेपर के बीच में एक ऐसा क्वेश्चन छिपा है जो मुझे चौकन्ना कर देता है। सवाल है, ये मानते हुए कि फ्लाइट YH-739 क्रैश हो गई है, अपनी फिजिक्स की नॉलेज का इस्तेमाल करके सबसे संभावित क्रैश साइट का एनालिसिस करें। ये एक बोनस क्वेश्चन है जिसके लिए 1 पॉइंट मिलेगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स इसे पढ़कर पीले पड़ जाते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो मुस्कुरा रहा है। इस देश को वापस कुछ देर का पल आखिरकार आ गया है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। नई नॉलेज की एक विशाल लहर मेरे दिमाग में उमड़ रही है। ये जानकारी इतनी ज़्यादा है कि मुझे चक्कर आने लगते हैं। इसमें एक ऐसे सबमर्सिबल के डिजाइन शामिल हैं जो 20,000 m की गहराई तक जा सकता है। एक ऐसा जहाज जो अभी तक ब्लू स्टार पर कहीं मौजूद नहीं है।
मेरा पूरा शरीर उत्साह से कांपने लगता है। सिर्फ एक सवाल से मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी मिल गई है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरी जैकपॉट लग गई है। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या मलबे को खोजने के लिए इसी चीज़ की ज़रूरत थी? पर अभी असल दुनिया के पास कोई जवाब नहीं है। जब एग्जाम खत्म होता है तो हर स्टूडेंट बहस कर रहा है कि प्लेन कहाँ गिरा होगा। कोई एक राय नहीं है, कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है। 2 हफ्ते बाद स्कोर्स रिलीज किए जाते हैं, 749। मैंने सही जवाब लिखा था, फिर भी उन्होंने मेरा एक पॉइंट काट लिया। ठीक है, मैं इसे खुद साबित करूंगा। ऑनलाइन हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि आखिरकार इसके पैतरे खत्म हो गए। रिपोर्टर बियांका एक लाइव स्ट्रीम्ड इंटरव्यू के लिए मेरे घर आती है। उसकी प्रोफेशनलिज्म कमाल की है और आवाज़ साफ और सटीक। लाइव होने के 30 सेकंड से भी कम समय में व्यूअरशिप 1 मिलियन पार कर जाती है। उसका पहला सवाल है, आपको क्या लगता है कि इस साल आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? मैं बिना पलक झपकाए जवाब देता हूँ, कंसिस्टेंट। कमेंट सेक्शन में हंगामा मच जाता है। लोग कह रहे हैं, तुम हमेशा अपनी डींगें हाँकते हो, तो तुम्हें परफेक्ट स्कोर क्यों नहीं मिला? मैं सीधे कमेंट्स की तरफ देखता हूँ और पलटवार करता हूँ। जिसने भी ये पूछा है, तुम्हें किसने बताया कि मुझे परफेक्ट स्कोर नहीं मिला? बियांका और हर देखने वाला समय रह जाता है। बियांका पूछती है, किसने बताया? किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। ऑफिशियल रिजल्ट सबके सामने है। पूरे देश में हाईएस्ट स्कोर 749 है। क्या आप कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा कुछ है? मैं जवाब देता हूँ, ग्रेडिंग कमेटी ने एक गलती की है। मेरा जवाब सही था, उन्होंने बस उसे वेरीफाई नहीं किया। एक बार जब मैं क्रैश साइट ढूंढ लूंगा तो मेरा जवाब खुद ब खुद सच साबित हो जाएगा। एग्जाम बोर्ड के सेलिब्रेशन डिनर पर इंटरनेट जैसे फट पड़ता है। एक मेंबर इत्तेफाक से लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। वो अपना ग्लास मेज पर पटकता है। कितनी हिम्मत है इसकी! क्या ये वाकई सच कह रहा है? ये खुद को समझता क्या है? मैं सीधे कैमरा में देखता हूँ और बिना पल के झपकाए कहता हूँ, फ्लाइट YH 739 जोड़िया ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट पर पड़ी है। बियांका की आंखें फटी रह जाती हैं। फिर वो होश में आती है। वो ब्लू स्टार की सबसे गहरी समुद्री खाई है। क्या इन्होंने अभी अभी कहा कि ये खुद वहां जाकर इसे साबित करे? क्या ये वाकई सतह से 20,000 m नीचे जा सकते हैं? इंटरव्यू खत्म होने के बाद पूरा इंटरनेट मेरा मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ। पर वो ये नहीं जानते कि भले ही मैं खुद सबमर्सिबल ना बना पाऊँ, लेकिन मेरे होने वाले ससुर विक्टर को कम समझना भारी पड़ेगा। 3 दिन बाद विवियन और मैं शेन सिटी के लिए उड़ान भरते हैं, जो टैंग एम्पायर की कुछ सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज का घर है। जब विक्टर सुनता है कि मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ और कुछ बनाना चाहता हूँ, तो वो मुझे लैब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक पूरी बिल्डिंग सौंप देता है। मैं अपनी टीम के सामने खड़ा होता हूँ और एपेक्स टेक के पहले प्रोजेक्ट का ऐलान करता हूँ, अगली जनरेशन का डीप सी सबमर्सिबल बनाओ और उस ट्रेंच से एयरक्राफ्ट को वापस निकालो। जैसे ही प्रोजेक्ट लीक होता है, इंटरनेट का पारा चढ़ जाता है। कुछ लोग मुझ पर अटेंशन के लिए इस हादसे का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हैं, पर नेटिजन्स को जल्दी ही पता चलता है कि एपेक्स टेक के पास पहले से ही सैकड़ों पेटेंट्स हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया की सबसे एडवांस्ड फॉरेन कंपनीज के भी होश उड़ा दिए हैं। एपेक्स टेक के बनने के 3 महीने बाद सबमर्सिबल पूरी तरह तैयार है और टेस्टिंग के लिए तैयार है। एक ऐसी चीज जो वहां जा सकती है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। हम उसे लिवायथन एक नाम देते हैं। इंजन शोर के साथ शुरू होता है। कुछ ही पलों में ये नीचे उतरते हुए 78 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ता है। टेस्ट क्रू को तो कुछ समझ ही नहीं आता। इसे गोता लगाना चाहिए, न कि हाईवे की स्पीड पकड़नी चाहिए। क्या इसे लगता है कि वाटर रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज ही नहीं है? ठीक उसी पल लिवायथन एक वार्निंग सिग्नल भेजता है। इसने हमारे पानी में छिपी एक फॉरेन सबमरीन को डिटेक्ट किया है। मैं तुरंत स्कैन करने और सबमरीन के डेटा को एनालाइज करने का ऑर्डर देता हूँ। उसी समय सतह पर पेट्रोल कर रहे 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स को अचानक नीचे से एक सिग्नल मिलता है। वो चौंक जाते हैं। हमें कौन स्कैन कर रहा है? हमें लॉक कर लिया गया है। ये कहाँ से आ रहा है? इसे तुरंत ढूंढो। उनकी सोनार और राडार पूरे समुद्र को छान मारते हैं, पर कुछ नहीं मिलता। तभी कम्युनिकेशंस ऑफिसर रिपोर्ट करता है, एडमिरल, हमें सिग्नल सोर्स से कांटेक्ट रिक्वेस्ट मिली है। एडमिरल शू एक लंबी सांस लेते हैं। अगर ये कोई दुश्मन सबमरीन होती तो वो हमसे कांटेक्ट नहीं करती। हम एडमिरल शू को रिपोर्ट देते हैं और समझाते हैं कि हमारे टेस्ट डाइव के दौरान हमें कुछ अनपेक्षित मिला है। एक फॉरेन सबमरीन चुपके से टैंग एम्पायर के इलाके में घूम रही थी। जैसे ही डिस्ट्रॉयर्स को सटीक कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, एडमिरल शू वहां पहुंचने का ऑर्डर देते हैं। उस फॉरेन सबमरीन के अंदर कमांडर एस आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराता है। टैंग एम्पायर का रडार दशकों पुराना है। हम यहाँ आज़ादी से घूम सकते हैं और वो हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। तभी उसके रडार पर 3 लाल बिंदु चमकते हैं। एस की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। हम घिर चुके हैं। उनके इक्विपमेंट ने हमें कैसे ढूंढ लिया? पर इससे पहले कि वो हिल पाते, वो एक एंटी सबमरीन नेट में फंस चुके थे। बाकी अब मेरी चिंता का विषय नहीं है। पूरा टेस्ट 3 दिनों तक चलता है। लिवायथन एक बिना किसी गलती के काम करता है। एपेक्स टेक एक लाइव स्ट्रीम डाइव का ऐलान करती है ताकि जोड़िया ट्रेंच की गहराई में फ्लाइट YH 739 के मलबे को खोजा जा सके। इंटरनेट पर जैसे विस्फोट हो जाता है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू होती है, व्यूअर्स की बाढ़ आ जाती है। 10 मिनट से कम समय में व्यूअरशिप 5 मिलियन पार कर जाती है। दरवाजा लॉक होता है। लिवायथन एक समुद्र में डूबता है और तेज रफ्तार से नीचे जाने लगता है।
जैसे ही यह 8,000 मीटर पार करता है, आसपास जीवन लगभग खत्म सा हो जाता है। सतह पर बड़े बड़े खिलाड़ी जमा होने लगते हैं। यहाँ तक कि टैंग एम्पायर का नेशनल स्पेस ग्रुप भी एपेक्स टेक के साथ पार्टनर बनने का ऐलान करता है। तभी लाइव स्ट्रीम में एक झटका लगता है। कोई बहुत बड़ी चीज लगातार लेवायथन ए का पीछा कर रही है। जब सबमर्सिबल उसकी तरफ मुड़ता है तो व्यूअर्स को आखिरकार साफ नजारा दिखता है। करीब 20 मीटर लंबी एक शार्क, जिसके दांत आरी की तरह नुकीले हैं, गहराइयों का एक प्राचीन खौफ। कमेंट सेक्शन में अफरा तफरी मच जाती है। मैं उन सबको इग्नोर करता हूँ। एक शांत मुस्कान के साथ मैं एक रेड बटन दबाता हूँ। लेवायथन एक के निचले हिस्से से एक वायलेट लाइट की बीम निकलती है। वो विशालकाय शार्क पल भर में लाल धुएं के बादल में तब्दील होकर गायब हो जाती है। लाइव स्ट्रीम देख रहे सीनियर फॉरेन नेवी ऑफिसर्स के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन, उसकी पावर तो वाकई कमाल की है। तुरंत 3 कैरियर ग्रुप्स को तैनात करो और उस सबमर्सिबल को अपने कब्जे में ले लो। और बात सिर्फ फॉरेन नेवी की नहीं है। एडमिरल शू को कमांड से ऑर्डर्स मिलते हैं, पूरी टैंग एम्पायर नेवल फोर्स को मैक्सिमम स्पीड पर रवाना करो। लेवायथन एक किसी भी कीमत पर फॉरेन हैंड्स में नहीं गिरना चाहिए। लेकिन समुद्र की गहराइयों में मुझे इस बात की कोई खबर नहीं है। मैं ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। तभी कैमरा सी फ्लोर पर कुछ कैप्चर करता है। व्यूअर्स की सांसें थम जाती हैं। सामने फ्लाइट वायच 739 का रैकेट पड़ा है। जैसी लाइव स्ट्रीम में धमाका होता है, मेरी स्क्रीन पर एक अर्जेंट इंटरनल मैसेज आता है। टैंग एम्पायर नेवी रिपोर्ट करती है कि ट्रेंच के ऊपर भारी तादाद में फॉरेन वॉरशिप्स और सबमरीन्स जमा हो चुके हैं और उनका इरादा लेवायथन एक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टैंग एम्पायर नेवी उन्हें रोककर खड़ी है और मुझे और मेरे रसल को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगी। जैसे ही ये मैसेज स्क्रीन पर आता है, व्यूअर्स सन्न रह जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या वाकई युद्ध शुरू होने वाला है। उधर सतह पर फॉरेन फ्लीट्स अपने अवतार बढ़ाने लगती हैं। एडमिरल शू गुस्से में भी हैं और थोड़े डरे हुए भी। वो कहते हैं, हम पहले गोली नहीं चला सकते, इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। वो बेड़े को आदेश देते हैं कि चाहे जो हो जाए उन्हें रोको, बस फायर मत करना। लेवायथन एक के अंदर मैं गुस्से से जल रहा हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, मुझे बस 3 साल दे दो, फिर टैंग एम्पायर का फ्लीट हर समंदर पर राज करेगा। लेकिन इस गुस्से के साथ एक दुख भी है। मैं सोचता हूं कि अगर इसकी वजह से हमारे एक भी सेलर को खरोंच आई तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सतह पर दोनों तरफ तनाव अपनी चरम सीमा पर है। इंटरसेप्टर वेपन्स की गरज गूंजती है, जो आने वाली मिसाइल्स को बेअसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फायर पावर का अंतर बहुत ज्यादा है। एडमिरल शू के जहाज 3 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। किसी नेवल ऑपरेशन सेंटर ने एक एल्डर मेज पर मुक्का मारकर दहाड़ता है, ड्रैगन्स फिस्ट मिसाइल सिस्टम तैयार करो। अगर 10 सेकंड्स में उन्होंने फायर बंद नहीं किया तो हम अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। ठीक उसी वक्त हर फॉरेन वॉरशिप के अंदर अचानक अलार्म सायरन्स बजने लगते हैं। कमांडर चिल्लाता है, फायर बंद करो, पीछे हटो, ड्रैगन्स फिस्ट सिस्टम ने हमें लॉक कर लिया है। इस घटना की वजह से मेरे बनाए सबमर्सिबल को देखने के लिए इंडस्ट्री टाइटन्स की लाइन लग जाती है और देखते ही देखते 30 बिलियन के ऑर्डर्स आ जाते हैं। इतना पैसा आते ही मैं बड़े धूमधाम से ऐलान करता हूँ, सभी एम्प्लॉयज सैलरीज 3 गुना कर दी गई हैं। वीकेंड्स पर पूरी छुट्टी रहेगी और जो भी ओवरटाइम करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सफाई करने वाली महिला जब सुनती है कि उसे महीने के 20,000 मिलेंगे तो वो तुरंत अपनी बेटी को फोन करके जैनिटोरियल पोजीशन के लिए अप्लाई करने को कहती है। तभी एक एक्सपर्ट एक आर्टिकल पब्लिश करता है जिसमें वो इतनी ज्यादा वेजेस को गलत बताता है और कहता है कि इससे युवाओं की वर्क एथिक खराब होगी। मैं वो आर्टिकल देखता हूँ और पब्लिकली जवाब देता हूँ, एपेक्स टेक के पास फालतू पैसा है और जिसमें भी कुछ कर दिखाने का जज्बा है उसका यहाँ स्वागत है। मेरा ये कदम पूरी तरह से पब्लिक ओपिनियन बदल देता है। जो लोग कुछ दिन पहले नफरत कर रहे थे अब वो फैंस बन चुके हैं। काय, तुम तो लेजेंड हो। इधर काफी समय से शांत पड़ा एग्जाम बोर्ड फिर से चर्चा में आ जाता है। डायरेक्टर स्टार्क ने कभी रिकॉर्ड पर वादा किया था कि कोई भी परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर मैं पानी के नीचे गया और उसे गलत साबित कर दिया। तब से उसका चेहरा शर्म से लाल है। डायरेक्टर स्टार्क के सीने में अंधा गुस्सा उबल रहा है। वो सोचता है मुझे इस पर यकीन नहीं है। अगले साल मैं एग्जाम में अनसॉल्व्ड मैथमेटिकल कंजेक्चर प्रॉब्लम्स डालूंगा, फिर देखते हैं काय उन्हें कैसे सॉल्व करता है। इसी बीच मैं जनरल वू से मिलता हूँ, जो चाहते हैं कि एपेक्स टेक मिलिट्री के साथ मिलकर एक ऐसा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बनाए जो फॉरेन नेवी से कहीं आगे हो। वो कहते हैं तुम्हें जो भी चाहिए बस मान लो, यहाँ तक कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे मिलिट्री कमीशन भी देने को तैयार है। मैं उनका पूरा प्रपोजल सुनता हूँ और मुझे पसीना आने लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि वो वाकई में मुझे बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे सच में नहीं पता कि कैरियर कैसे बनाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं 2 शर्तें रखता हूँ। जनरल वो, आप तो जानते हैं कि मैं हर साल नेशनल एग्जाम देता हूँ। मुझे अगले साल बस ये चाहिए कि मिलिट्री दखल दे और कैरियर टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ सवाल उस एग्जाम में डलवा दे। मैं उनके जवाब दूंगा। जनरल वू पल भर के लिए निशब्द हो जाते हैं। ये कैसी शर्त है? हमारा मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट साल के करोड़ों खर्च करता है और तुम्हें बस नेशनल एग्जाम का एक सवाल चाहिए? मैं मानता हूं कि मेरी स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन ऐसा मौका गंवाना बेवकूफ़ी होगी। जनरल वू आखिर मान जाते हैं।
अगले साल के एग्जाम में एक रेलेवेंट क्वेश्चन जरूर होगा। मैं अपनी दूसरी शर्त रखता हूँ, अगर मैं कैरियर टेक्नोलॉजी देने में कामयाब रहा तो मुझे डिफेंस रिसर्च लाइसेंस दिलाने में जनरल वू को मेरी मदद करनी होगी। काफ़ी चर्चा के बाद मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स एपेक्स टेक से चले जाते हैं और एड खुद को रोक नहीं पाता। वो जनरल वू से पूछता है कि वो इन शर्तों के लिए क्यों मान गए। जनरल वू एक शांत आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हैं। नेशनल एग्जाम में सुधार हुआ है ना? मिलिट्री के नाम पर एक पॉइंट का बोनस क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मना नहीं करेगी। और अगर काई ने सच में नेवी की मदद की तो एक डिफेंस लाइसेंस क्या चीज़ है, हम उसे 30 दे देंगे। मैं जनरल वू को जाते हुए देखता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले साल का एग्जाम सच में चुनौतीपूर्ण हो। मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे ब्लू स्टार किसी एक्सटिंक्शन लेवल एलियन अटैक से खुद को कैसे बचाएगा। उस हिसाब से तो हम पूरी गैलेक्सी पर कब्जा कर लेंगे। कुछ समय बाद मिलिट्री डायरेक्टर स्टार्क से कांटेक्ट करती है और आने का मकसद बताती है। वो चाहते हैं कि एग्जाम बोर्ड फिजिक्स पेपर में एक पॉइंट का बोनस क्वेश्चन शामिल करे। जब डायरेक्टर स्टार्क वो सवाल देखता है जो मिलिट्री ने दिया है तो वो अंदर ही अंदर आग बोला हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं, अगर किसी ने इसका सच में जवाब दे दिया तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ये तो एक हाई स्कूल एग्जाम है। मिलिट्री साफ कर देती है कि अपर कमांड ने इसे अप्रूव किया है, ये एक ऑर्डर है, कोई सजेशन नहीं। डायरेक्टर स्टार्क के पास इसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जल्द ही मेरा चौथा नेशनल एग्जाम शुरू होने वाला है। इस बार मैं यहाँ एक लेजेंड बनने आया हूँ। जब मैं एग्जाम हॉल पहुंचता हूँ तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। हर तरफ रिपोर्टर्स हैं। ऑनलाइन सट्टा लग रहा है कि क्या मैं फिर से परफेक्ट स्कोर ला पाऊंगा। जब एग्जाम शुरू होता है तो लैंग्वेज, मैथ और फॉरेन लैंग्वेज सेक्शंस बिल्कुल साधारण होते हैं। स्टूडेंट्स चैन की सांस लेते हैं कि लगता है इस साल कोई झटका नहीं लगा। लेकिन जब कंबाइंड साइंस पेपर सामने आता है तो आखिरी बायोलॉजी क्वेश्चन सबको हैरान कर देता है। कैंसर का इलाज कैसे किया जाना चाहिए। उनका दिमाग चकराने लगता है। वो सोच रहे हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इस पर दशकों बिता दिए और अब तुम हाई स्कूल के बच्चों से पूछ रहे हो। उन्हें क्या लगता है हम कौन हैं? खैर, ये सिर्फ एक पॉइंट का है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे खाली छोड़ देते हैं। मैं अपनी पेपर पर 3 शब्द लिखता हूँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। फिर मैं इलाज का एक जनरल आउटलाइन लिखता हूँ। क्योंकि कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी गई थी इसलिए मैं कोई पक्का तरीका नहीं बता सकता। उस दोपहर फिजिक्स पेपर बांटा जाता है। स्टूडेंट्स तुरंत बुदबुदाने और कोसने लगते हैं। प्रॉक्टर, जरा ये सवाल तो देखिए। वो चाहते हैं कि हम भविष्य की अनलिमिटेड एनर्जी के लिए रिसर्च पाथवे तैयार करें। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में एक तेज दर्द होता है और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी की जानकारी सैलाब की तरह उमड़ पड़ती है। मैं सोचता हूं कि ये सब कुछ बदल कर रख देगा। ये 2 टेक्नोलॉजीज मिलकर तुरंत एक नया एनर्जी एरा शुरू कर देंगी। और जब ऐसा होगा तो टैंग एम्पायर के दुश्मन सिर्फ फॉरेन नेवीज तक सीमित नहीं रहेंगी। हमारा मुकाबला ब्लू स्टार के बाहर की सभ्यताओं से होगा। मैं अपना हाथ उठाकर प्रॉक्टर को इशारा करता हूं और आंसर शीट्स मांगता हूं। प्रॉक्टर सहजता से पूछती है कि कितनी चाहिए। मैं उसे और लाने का इशारा करता हूं। प्रॉक्टर फिर पूछती है कि आखिर कितनी? 200। मेरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। हर स्टूडेंट मुझे हैरानी से देखने लगता है। वो सोच रहे हैं कि क्या तुम किसी न्यूक्लियर वेपन का ब्लूप्रिंट लिख रहे हो। इसके बाद जो हुआ वो प्रॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। दोनों हाथों में एक एक पेन और एक मेरे मुंह में मैं एक साथ 3 आंसर शीट्स पर इतनी रफ्तार से लिख रहा हूं कि हाथ धुंधे नजर आ रहे हैं। इस बार मैं जल्दी पेपर जमा नहीं करता। मैं आखिरी सेकंड तक लिखता हूं जब तक बेल नहीं बज जाती। जब मैं 200 से ज़्यादा आंसर शीट्स लेकर बाहर निकलता हूं तो हर स्टूडेंट के मन में एक ही ख्याल आता है, क्या ये इंसान भी है? दोनों प्रॉक्टर्स एकदम सन्न होकर पेपर्स कलेक्ट करती हैं क्योंकि मेरी फिजिक्स आंसर शीट्स में और कुछ नहीं बल्कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन का पूरा रोड मैप था। तभी अचानक एग्जाम हॉल के दरवाजे खुलते हैं। पूरी तरह हथियारों से लैस सोल्जर्स की एक स्क्वाड अंदर दाखिल होती है। उनका ऑफिसर काफ़ी शांत और सलीके से बात करता है। वो कहता है कि मेरी आंसर शीट स्टेट सीक्रेट्स हैं और अपर कमांड ने मिलिट्री को इन्हें अपनी कस्टडी में लेने का अधिकार दिया है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में जनरल वो अपना हाथ उठाकर आदेश देते हैं, पूरी स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड को तैनात करो और इस बिल्डिंग को घेर लो। एक बार आंसर शीट्स आ गई तो उनकी मंजूरी के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। जो भी कोशिश करेगा उसे वहीं रोक दिया जाएगा। जब रिसर्चर्स उन आंसर शीट्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि ये तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगर यह सच साबित हुआ तो हम हर फॉरेन पावर से 5 पीढ़ियां आगे होंगे। लेकिन यह सब एक नेशनल एग्जाम की आंसर शीट पर कैसे लिखा है? आखिर यह एग्जाम किस हद तक चला गया है? कुछ दिनों बाद मैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च को समर्पित एक कंपनी बनाने का फैसला करता हूँ। इसी बीच जनरल वू को इसकी भनक लग जाती है और वो बिना बताए आ पहुंचते हैं। मिलिट्री की तरफ से वो एक डिफेंस रिसर्च लाइसेंस देते हैं और कंफर्म करते हैं कि मिलिट्री इस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट को बैक कर रही है। कई बड़े दिग्गजों के साथ आने से 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की वैल्यू वाली कंपनी का जन्म होता है। जनरल वू के प्लान के मुताबिक एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल हो जाए तो अगला कदम सीधे स्पेस केपेबल कैरियर बनाना होगा। लियो पास खड़ा कुछ बुदबुदाता है। उसे शक है कि क्या ये डेटा असली है। कोई उसकी नहीं सुनता। रिसर्चर्स पागलों की तरह झूम रहे हैं। बाहर वाले सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जो जानते हैं उन्हें इसका असली मतलब पता है। उन्होंने अभी 1% से भी कम मटेरियल पढ़ा है, लेकिन वो अभी से बता सकते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है।
हर डिटेल का एक मजबूत आधार है। दूसरे शब्दों में जो उन्होंने अब तक देखा है वो असली न्यूक्लियर फ्यूजन है। वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड में लगा दी, जिन्होंने अभी तक न्यूक्लियर फिशन पर भी पूरी तरह महारत हासिल नहीं की, उनके सामने अचानक फ्यूजन टेक्नोलॉजी का होना, वो पागल क्यों नहीं होंगे? इसे जल्दी वेरीफाई करो, मुझे देखना है, मुझे आगे जाने दो, रास्ता मत रोको। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, हमें इसके एक टुकड़े की हिफाजत करनी होगी। सुपर कंप्यूटर एक्सेस चाहिए। मैं सुपर कंप्यूटर क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। हमारे पास लोग कम पड़ रहे हैं। अरे जनरल वू, लियो, अभी और लोगों को यहाँ बुलाओ। हमारे पास जितने एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी नहीं है। देश के हर न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट को यहाँ ले आओ, एक एक को। जब तक ये काम पूरा नहीं होता मैं सोऊंगा नहीं। जैन, तुम 70 के ऊपर हो, खुद को मार डालोगे क्या? मुझे संभालने दो। कोई मेरे कपड़े और सामान ले आओ, आज से मैं यहीं रहूंगा। जनरल वू, लियो, ओवेन, लोगन और बाकी सब, आम दिनों में तो तुम सब बड़े सभ्य और शांत बने फिरते हो। लगता है वो सब बस एक नाटक था। तो ये है तुम्हारा असली रूप। जनरल वू का मुंह टेढ़ा होता है। वो लोगन की तरफ देखते हैं। लोगन आंखें झपकाता है और पूछता है, क्या? जनरल वू हंसते हैं और डरते हैं। खड़े क्या हो, काम पर लगो। इस वक्त वो अंदर ही अंदर उत्साह से भरे हुए हैं। जनरल वू मुस्कुराते हुए फिर कहते हैं, चलो शुरू हो जाओ। वो अपनी खुशी रोक नहीं पा रहे हैं। शायद वो खुद टेक्नोलॉजी ना समझते हों, लेकिन ये एक्सपर्ट्स तो समझते हैं। और अगर वो इतने एक्साइटेड हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या ये साफ नहीं है? पूरा कमरा गर्मी और ऊर्जा से भरा हुआ है। उनके हाथ में मौजूद हर आंसर शीट को किसी बेशकीमती अजूबे की तरह देखा जा रहा है, सिवाय पहली वाली के, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड एग्जाम आंसर्स थे, इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता। उसे एक तरफ रख दिया जाता है। एक बार जब सबको यकीन हो जाता है कि बाकी की शीट्स पक्का जेन्युइन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च डेटा है, तो वो पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। प्रोफेसर जैन, जो चीफ एक्सपर्ट हैं, उम्रदराज होने की वजह से भीड़ को चीर नहीं पाते। वो आधा अंदर घुसते हैं लेकिन फिर बाहर धकेल दिए जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी दहाड़ रोक पा रहे हैं। तुम सब हसान फमोश हो। बाकी दिन तो बड़े सम्मान से बात करते हो और आज जब जरूरत नहीं है तो मुझे किनारे कर रहे हो। हटो, मुझे देखने दो। लेकिन सब पागल हो चुके हैं, कोई उनकी नहीं सुनता। वो गुस्से में अपने पैर पटकते हैं, उनकी सफ़ेद दाढ़ी कांप रही है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। तभी उनकी नज़र उस पहली आंसर शीट पर पड़ती है जिसे सबने नज़रअंदाज कर दिया था। वो उत्सुकता में उसे उठा लेते हैं। पहला पन्ना कुछ खास नहीं, दूसरा पन्ना वो भी ठीक है, लेकिन फिर रुको, प्रोफेसर जैन सन्न रह जाते हैं। ये क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? क्या? जैसे ही वो ये बात जोर से बोलते हैं, जनरल वू का ध्यान तुरंत उनकी तरफ जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट? तुम क्या कह रहे हो? प्रोफेसर जैन कहते हैं, यहाँ आंसर शीट पर यही लिखा है। वो करीब आते हैं और वो शीट जनरल वू और बाकी लोगों को थमा देते हैं। इसे देखो। जनरल वू उसे देखकर पूरी तरह खो जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि तो एग्जाम बोर्ड भी इसमें शामिल था, उन्होंने सच में एग्जाम में कैंसर ट्रीटमेंट डाल दिया। लियो कुछ बोलने लगता है पर जनरल वो उसे टोक देते हैं, तुम भी कुछ कम में हो। वो फिर से शीट की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, इस जवाब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? थोड़े सन्नाटे के बाद जनरल वू प्रोफेसर जैन की तरफ मुड़ते हैं। प्रोफेसर जैन अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हैं। मेरा बैकग्राउंड न्यूक्लियर फिजिक्स का है। मैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मेडिसिन के बारे में तो उससे भी कम। मेरा असली फील्ड न्यूक्लियर फिजिक्स ही है। बायोकेमिस्ट्री की मेरी जानकारी बहुत लिमिटेड है और मेडिसिन में तो मैं ना के बराबर हूँ। आज के मेडिकल साइंस के लेवल को देखते हुए कैंसर का इलाज करना लगभग नामुमकिन है, खासकर तब जब वो मिड या लेट स्टेजेस में पहुंच चुका हो। कुछ गिने चुने टाइप्स को छोड़कर यह बीमारी अक्सर जानलेवा ही साबित होती है, और अगर इलाज मुमकिन भी होता तो वो इतना सीधा और आसान नहीं हो सकता था। ट्रेडिशनल मेडिसिन में 5 एलिमेंट्स और यिन यांग की बातें, यह सब सुनने में बहुत एब्स्ट्रैक्ट और अनौपचारिक सा लगता है। इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं दिखता, इसका कोई एस्टैब्लिश्ड बेसिस नहीं है। प्रोफेसर जैन को जो झटका लगा है वो जवाब की क्वालिटी देखकर नहीं लगा, बल्कि वो तो इस बात से दंग है कि ऐसा सवाल एग्जाम में आया ही कैसे। आखिर नेशनल एग्जाम की आंसर शीट पर यह सब क्यों लिखा है? क्या ये इस साल का एग्जाम क्वेश्चन था? जनरल वो इसका जवाब देते हैं। प्रोफेसर जैन बिल्कुल बदहवास हैं। इस साल का नेशनल एग्जाम क्वेश्चन, आखिर ये एग्जाम किस हद तक गिर चुका है? जनरल वू का मुंह गुस्से से फड़कने लगता है और वो कहते हैं, ये पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। आखिर नेशनल एग्जाम के हालात ऐसे कब से हो गए? लगता है ये सब उसी पल शुरू हुआ जब काय सामने आया। दूसरा साल तो फिर भी ठीक था, वो बस ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर का ही एक हिस्सा था। लेकिन पिछले साल से चीजें बहुत अजीब होने लगी। इस साल तो न्यूक्लियर फ्यूजन और कैंसर ट्रीटमेंट तक बात पहुंच गई है। इस सब के जिम्मेदार लोगों में से एक होने के नाते उन्हें खुद भी यह सब बेतुका लग रहा है, लेकिन काय ने खुद इसकी मांग की थी। जनरल वो समझ नहीं पा रहे कि वो इस बात पर हंसें या रोएं। प्रोफेसर जैन अब और कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन के डेटा को एनालाइज करने और उस पर बहस करने में जुट जाते हैं। उधर जनरल वो वहीं पीछे रुक जाते हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं और वो खामोशी से अपने हाथों में मौजूद कैंसर ट्रीटमेंट वाली आंसर शीट को पलट कर देख रहे हैं।
काफी देर तक चुप रहने के बाद वो लोगन की तरफ मुड़ते हैं। जाओ और मास्टर पू को लेकर आओ। लोगन थोड़ा हैरान होकर पूछता है, मास्टर पू? मास्टर पू, जिनका पूरा नाम पुयन है, वो टैंग एम्पायर के सबसे सम्मानित ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स में से एक हैं। कुछ साल पहले रिटायर होने के बाद उन्होंने बाहर के मरीजों को देखना बंद कर दिया था। उन्हें यहाँ खास तौर पर लीडरशिप की सेवा के लिए लाया गया था, ताकि वो उनके रोजमर्रा के स्वास्थ्य, जनरल वेलनेस और रिकवरी का ध्यान रख सकें। जब भी किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी होती है या सेहत का ख्याल रखना होता है, तो वही सब संभालते हैं। उनके आने के बाद से सीनियर लीडर्स पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त नजर आने लगे हैं। हर कोई मास्टर पू का बहुत सम्मान करता है और उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा करता है। लोगन को अब बात समझ आती है। वो सोच रहा है कि क्या उन्हें इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स बहस करते करते ज़्यादा उत्तेजित हो गए तो कहीं किसी को हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। जनरल वो अपनी पलकें झपकाते हैं, तुमने सही पॉइंट पकड़ा है। साथ में 2 इमरजेंसी मेडिकल टीम्स को भी यहाँ बुलवा लो। लोगन बस उन्हें देखता रह जाता है। क्या वाकई उसका अंदाजा सही था? करीब 1 घंटे बाद मास्टर पू वहाँ पहुँचते हैं। जनरल वू उन्हें रिसर्चर्स के शोर शराबे से दूर एक तरफ ले जाते हैं और उन्हें आंसर शीट दिखाते हैं। मास्टर पू, इस स्टूडेंट के जवाब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मास्टर पू फौरन कोई जवाब नहीं देते। वो बड़े ध्यान से और शांति से उस पूरे जवाब को आखिर तक पढ़ते हैं। फिर वो एक लंबी और गहरी सांस छोड़ते हैं। वो कहते हैं, जवाब बेहतरीन है। आज के हालात को देखते हुए इस अप्रोच के सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन मुश्किल बहुत बड़ी है। जनरल वो उलझन में उनकी ओर देखते हैं। उन्हें मास्टर पू पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ मुश्किल का क्या मतलब है? मास्टर पू आगे समझाते हैं, हाँ, बहुत बड़ी मुश्किल। थियोरेटिकली इस जवाब में कोई कमी नहीं है, लेकिन असली समस्या ऐसे इंसान को ढूंढने की है जिसके पास इसे इस्तेमाल करने का स्किल हो। इस लेवल का प्रैक्टिशनर जो इतनी शुद्ध और असली ट्रेडिशनल मेडिसिन जानता हो, वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस पूरे देश में भला कितने ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन डॉक्टर्स होंगे जो वाकई यह कर सकें? मास्टर पू आ भरते हुए कहते हैं, 10 साल पहले शायद 20 या 30 थे, और करीब 2030 साल पहले तो 100 से भी ज्यादा थे। लेकिन अब, जहां तक मैं जानता हूं, खुद को मिलाकर पूरे देश में हम 5 भी नहीं बचे हैं। जनरल वू ये सुनकर सन्न रह जाते हैं कि संख्या इतनी कम है, लेकिन हम सालों से ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा दे रहे हैं। इतने सारे कॉलेजेस और प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। मास्टर पू अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, वो सब तो बस समंदर में एक बूंद के बराबर है। और समस्या की जड़ में जाऊं तो, चूंकि आप वाकई इसे समझना चाहते हैं, तो मैं आपको सच बताता हूं। ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉलेजेस के 10,000 स्टूडेंट्स में से शायद एक भी ऐसा नहीं निकलता जो इस कला में वाकई माहिर हो सके। ऐसा नहीं है कि इसे सीखा नहीं जा सकता, बात यह है कि इसके लिए कुदरती हुनर और इंसान की गहराई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तरक्की तभी होती है जब लगातार रियल प्रैक्टिस की जाए, और प्रैक्टिस के मौके बहुत कम है। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स ही नहीं, पीएचडी करने वालों में से भी कितने लोग ईमानदारी से कह सकते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वाकई काबिल बन चुके हैं? इसीलिए मास्टर अप्रेंटिस की पुरानी परंपरा ही सबसे अच्छा रास्ता है। मिसाल के तौर पर एक मास्टर अपने स्टूडेंट को नुस्खे कॉपी करने से शुरुआत करवाता है, लेकिन यह सिर्फ कॉपी करना नहीं होता। मास्टर सवाल पूछता है, नब्ज देखता है और स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखता और सुनता है। फिर स्टूडेंट खुद नब्ज चेक करने की कोशिश करता है। वो ऑब्जर्व करते हैं। मास्टर नुस्खा लिखता है और स्टूडेंट उसे कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद वो फिर से जाकर नब्ज देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और अपनी समझ को पक्का करते हैं। इस पूरे दौर में वो पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी सीखते हैं, एक्यूपंक्चर सीखते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 20 से 30 साल लग जाते हैं। सबसे होनहार स्टूडेंट को भी एक बेसिक लेवल तक पहुंचने में 10 से 20 साल चाहिए होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में, आज के हालातों में, किसके पास इतना सब्र है कि वो इतने लंबे समय तक इसमें लगा रहे? लोगों को पेट पालना है, अपने परिवार का साथ देना है, और अगर पैसे की कोई समस्या न भी हो तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पढ़ाई अपने आप में बहुत ही थकाऊ और उबाऊ है। बहुत कम लोग इसे झेल पाते हैं। और इन सब के अलावा 2 और बड़ी समस्याएं हैं, बहुत ही गंभीर समस्याएं। जनरल वू हैरान रह जाते हैं। इस बातचीत से पहले उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इतनी मुश्किल है। सिर्फ सीखने में ही नहीं, बल्कि इसमें 2 और बाहरी रुकावटें हैं। मास्टर पू कहते हैं, हाँ, 2 बहुत बड़ी रुकावटें। पहली, आज के दौर में मिलने वाली जड़ी बूटियां और मेडिसिनल मटेरियल्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह नकली हैं, लेकिन घटिया दर्जे के विकल्प हर जगह मौजूद हैं। उन्हें उगने के लिए पूरा समय नहीं दिया जाता, उनकी ताकत कम होती है और उन्हें गलत इलाकों में उगाया जाता है। ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं। ये सब किसी भी नुस्खे के असर को बहुत कम कर देता है। दूसरी समस्या है ट्रेडिशनल मेडिसिन का वेस्टर्नाइजेशन। हमारा काम शरीर के संतुलन को वापस लाने और उन चीज़ों को खत्म करने पर टिका है जो शरीर का हिस्सा नहीं है, और इसमें 5 एलिमेंट्स और यिन यांग का तालमेल हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट और पेचीदा है। कई प्रैक्टिशनर्स ने इस फ्रेमवर्क को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स और खुद प्रैक्टिशनर्स को भी इस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो बस रट्टा मार लेते हैं। वो नुस्खों को रटते हैं। और वो दवा कैसे देते हैं? वो मॉडर्न मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स को देखते हैं। लेकिन मॉडर्न मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और हमारी पुरानी देखने, सुनने, पूछने और नब्ज पढ़ने की पद्धति, दोनों बिल्कुल अलग सिस्टम्स हैं।
पैटर्न बेस्ड डायग्नोसिस से हटकर सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की ओर जाना, ये एक छोटा सा बदलाव भी जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। ऐसे हालातों में इलाज करना सिर्फ किस्मत का खेल बन जाता है। अगर आप खुशकिस्मत हुए और नुस्खा फिट बैठ गया तो काम कर जाएगा, वरना बदतर स्थिति में मरीज की हालत और खराब हो जाती है, जिसे प्रोफेशनल लापरवाही ही कहा जाएगा। व्हाइट टाइगर डिकॉक्शन को ही ले लीजिए, जो तेज बुखार उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। उन्हें पता है कि ये बुखार कम करता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में तेज बुखार के दो अलग प्रकार होते हैं, हीट बेस्ड और कोल्ड बेस्ड। बिना सही पैटर्न बेस्ड डायग्नोसिस के अगर दवा गलत पैटर्न पर दे दी गई तो वो आग में घी का काम करेगी और मरीज की हालत को भयानक रूप से बिगाड़ देगी। इस मोड़ पर मास्टर पू अपना सिर दुख के साथ हिलाते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन का वेस्टर्नाइजेशन हर तरफ फैला हुआ है और इसके दोबारा जिंदा होने के रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावट है। मॉडर्न मेडिसिन वाकई कीमती है, उसके डायग्नोस्टिक टूल्स बहुत काम के हैं और ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स को उन्हें देखना चाहिए, उन्हें रेफरेंस की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दवा देने का आधार उन्हें नहीं बनाना चाहिए। बहुत से प्रैक्टिशनर्स ये बात भूल चुके हैं। तरक्की तो दूर की बात है, कई लोग तो अब सही तरह से बीमारी पकड़ना ही भूल गए हैं। ऐसे में आप किसी को कैसे ठीक कर सकते हैं? कैंसर का इलाज करना या उसे फैलने से रोकना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि मैंने खुद 6 साल की उम्र से अपने पिता के साथ मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की थी। पुराने ग्रंथ कभी मेरे हाथों से दूर नहीं रहे। 70 साल के इस सफ़र के बाद भी मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैं हर चीज़ का इलाज कर सकता हूँ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि एक उम्मीद है। जनरल वू अब सारी बात समझ जाते हैं। उनके माथे पर चिंता और गहरी हो जाती है। वो सोच रहे हैं कि क्या इसे बदलने का कोई तरीका है। वो एक मिलिट्री मैन है, ये उनका काम नहीं है, लेकिन इस वक्त वो वाकई उन चीज़ों में दखल देना चाहते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। बस एक बार के लिए ये उनकी जगह नहीं है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहे और यहीं से 5 एनिमल्स चीगोंग की एंट्री होती है। इधर सुबह सुबह विला के बाहर एक छोटे से आंगन में विवियन काई के साथ प्रैक्टिस कर रही है। बस कुछ ही मिनटों में उसके शरीर की हर मांसपेशी में दर्द होने लगता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसकी फिटनेस खराब नहीं है और ये मूवमेंट्स भी उतने मुश्किल नहीं दिख रहे। तो फिर वो इतनी बुरी तरह क्यों थक रही है? काई मुस्कुराते हुए कहता है, 5 एनिमल्स चीगोंग शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। ये तुम्हारे लिए वाकई बहुत अच्छा है। इसे रोज किया करो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। चलो अब ऑफिस चलते हैं, आज बहुत बड़े काम करने हैं। नए प्रोजेक्ट को फॉर्मली ऑनलाइन लॉन्च करना है। इस साल के नेशनल एग्जाम के 2 बोनस क्वेश्चंस अभी भी बहुत चर्चा में हैं। अनगिनत लोग उन पर बहस कर रहे हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कमेंटर्स भी इसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन काई ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है और ना ही उसका इसमें उलझने का कोई इरादा है। 1 घंटे बाद ऑफिस में काई, विवियन और मिस जांग इकट्ठा होते हैं। मिस जांग पूछती है बॉस काई, क्या हमें लियो की टीम को भी बुला लेना चाहिए? काई अपना हाथ हिलाते हुए मना कर देता है, जरूरत नहीं है। लियो की टीम अभी शिपयार्ड पर ही ध्यान दे। हमें अभी इस काम में उनकी जरूरत नहीं है। सही वक्त आने पर उन्हें बुला लेंगे। आप दोनों यहाँ इसलिए हैं क्योंकि मुझे इसे सेटअप करने में आपकी मदद चाहिए। मिस जांग बिल्कुल सीधी होकर बैठ जाती हैं, उनके हाथ कीबोर्ड पर तैयार हैं ताकि वो हर बात रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन काई बहुत गंभीर है। वो जो बनाने जा रहा है वो दुनिया को एक पूरे युग की छलांग लगवा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी के मामले में एक छोटी सी डिटेल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे और काई को पूरा यकीन है कि उस पर काफ़ी समय से नज़र रखी जा रही है। शायद उन्हें यह ना पता हो कि उसकी अगली योजना क्या है, लेकिन लेवायथन एक से जुड़ी हर चीज़ को वो लोग हासिल करना चाहते हैं। अगर वो ज़रा भी लापरवाह हुआ और इस डेटा को इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर पर डाला तो वो लोग इसे चुरा सकते हैं। बेशक अगर वो इसे चुरा भी लें तो वे इसका फ़ौरन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हें मौका ही क्यों देना? उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर विदेशी ताकतों पर। उनका हमेशा अपना एक अलग एजेंडा होता है। ये सुनते ही मिस जांग एकदम चौकन्नी हो जाती हैं। काई निर्देश देता है, सबसे हाई स्पेसिफिकेशन वाली बायोफिजिक्स केमिस्ट्री लैबोरेटरी ढूंढो। हाई स्पेसिफिकेशन मतलब सबसे बेहतरीन। पैसों की चिंता मत करना। अगर समझ आए कि कौन से इक्विपमेंट चाहिए तो रेलेवेंट एक्सपर्ट से बात करो और पूछो। उनकी कंसल्टिंग फीस देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मटेरियल सप्लायर से कांटेक्ट करने में मेरी मदद करो। मैं जल्द ही तुम्हें लिस्ट दे दूंगा। और अगर उनमें से कोई विदेशी कंपनी है तो एक बार कीमत तय होने के बाद पूरी रफ्तार से काम आगे बढ़ाना। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाए, जितना हो सके उतना इंपोर्ट कर लेना, क्योंकि हमें शायद सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। मिस जांग के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तभी काई को अचानक कुछ याद आता है। रुको 1 मिनट। वो कंपनियां शायद एपेक्स टेक को सामान बेचने से मना कर दें और इसे एक दबाव की तरह इस्तेमाल करें। इस बात की पूरी गारंटी है क्योंकि काई पहले ही दुनिया की ज्यादातर बड़ी फॉरेन टेक कंपनियों को नाराज कर चुका है। अब उनसे सामान इंपोर्ट करना, अगर उन्होंने मुश्किलें पैदा नहीं की तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। भले ही इंपोर्ट किए जाने वाले सामान की संख्या कम हो, लेकिन थियोरेटिकली ये मुमकिन है। विवियन सुझाव देती है, क्या होगा अगर हम कुछ पार्टनर कंपनीज को साथ ले आएं? वो अपने नाम पर सामान इंपोर्ट कर सकती हैं। क्या ये काम करेगा? काई सिर हिलाकर सहमति देता है, हाँ ये काम करेगा। पार्टनर्स बहुत जरूरी हैं। लेवायथन प्रोजेक्ट सीरीज को पहले ही रुकावटें दूर करने के लिए ताकतवर बैकर्स की जरूरत थी और काई इस बार जो बना रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन सपोर्ट टेक्नोलॉजी,
उसके लिए पार्टनर्स के बिना एपेक्स टेक इसे अकेले नहीं संभाल पाएगी। यहाँ तक कि इंटेनियन सिटी फाइनेंशियल ग्रुप और वाओ ग्रुप को जोड़ने के बाद भी ये काफ़ी नहीं होगा। सरकार को साथ लिए बिना ये टिक नहीं पाएगा। काय कहता है उस मामले को अभी के लिए छोड़ देते हैं, उसे बाद में देख लेंगे। जो सामान इंपोर्ट नहीं करना है उसकी नॉर्मल प्रोक्योरमेंट शुरू करो। फिर काय मुस्कुराते हुए विलियम की तरफ मुड़ता है। क्या तुम मेरी तरफ से अंकल विक्टर से बात कर सकती हो? उनसे पूछो कि क्या वो इस बार साथ जुड़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, और अंकल रेक्स से भी बात कर लेना। जहाँ तक बात है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, तो अभी उन्हें कुछ मत बताना। बस इतना पूछो कि क्या वो इसमें शामिल होना चाहते हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के अधिकार होंगे, लेकिन काम कैसे करना है इसमें उनका कोई दखल नहीं होगा। शर्तों के बारे में काय कुछ पल के लिए सोचता है। 10% इक्विटी के लिए 100 बिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी लूट है। एक बार जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इसकी कीमत 1 ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा होगी। लेकिन अभी कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है, बस उसकी जुबान है। और वो अभी से एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन ट्रिलियन के लेवल पर लगा रहा है। ये वैल्यूएशन तो पहले ही बहुत ज्यादा लग रही है, अगर इससे थोड़ा भी ऊपर गए तो शायद विक्टर को भी उससे उधार मांगना पड़ जाए। और वैसे भी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उसकी वैल्यूएशन पीक पर नहीं रखता। फिर बात सिर्फ पैसे लगाने की नहीं है, उन्हें इसमें अपनी मेहनत और रिसोर्सेज भी देने होंगे। ऊपर से काय के पास अभी जो कैपिटल है वो वाकई में काफी नहीं है। भले ही एपेक्स टेक आजकल बोरी भर भर के पैसे कमा रही है, लेकिन सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पैसा किस काम के लिए है। ज़्यादा चीज़ों के लिए तो ये काफ़ी होता, लेकिन वाकई में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए 100 या 200 बिलियन तो पता भी नहीं चलेंगे। चिप इंडस्ट्री में तो 100, 200 या 500 बिलियन, यहाँ तक कि 1 ट्रिलियन खर्च करके भी शायद हाथ कुछ न लगे। काय ये सब सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कोर टेक्नोलॉजी पहले से ही है, उसे जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ रही। इसलिए ज़रूरी कैपिटल भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वरना न्यूक्लियर फ्यूजन को स्क्रैच से डेवलप करने के लिए तो 1 ट्रिलियन भी कम होता। कुछ ब्रेक थ्रू सिर्फ पैसों के दम पर हासिल नहीं किए जा सकते। 10% के लिए 100 बिलियन। मिस जान का चेहरा पीला पड़ जाता है। आखिर ये किस तरह का दौर चल रहा है? 100 बिलियन में सिर्फ 10%? मिस जोंग बस टकटकी लगाए देखती रह जाती है। आखिर ये कैसा प्रोजेक्ट है? शुरुआती स्टेज में ही वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो वो उसे फौरन खारिज कर देती और समझती कि कोई सिर्फ अपनी शेखी बघार कर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये काय कह रहा है, इसलिए वो बस दंग रह जाती है। काय कहता है मिस जैंग, आप खुद सरकारी दफ्तर जाइए और इस नए प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी सारे लाइसेंसेज और परमिट्स के लिए अप्लाई कीजिए। मिस जैंग पूछती है, समझ गई बॉस काय, लेकिन हम किस कैटेगरी लाइसेंस और परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? काय अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहता है, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाम होगा एपेक्स एनर्जी। ये एपेक्स टेक के अंडर दूसरी सब्सिडियरी होगी। वो एपेक्स न्यूक्लियर क्यों नहीं? क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित नहीं है, उससे भी आगे की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे ब्लू स्टार की मौजूदा कैपेबिलिटीज अभी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन वक्त के साथ शायद ये बदल जाए। न्यूक्लियर एनर्जी। मिजांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसका पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप रहा है और उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। तभी उसे ख्याल आता है और वो हैरानी में ऊपर देखती है, बॉस का क्या इसका मतलब यह है कि आपने इस साल फिर से परफेक्ट स्कोर हासिल किया है? न्यूक्लियर एनर्जी और वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर तो हैरानी नहीं कि इसकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन से शुरू हो रही है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी वाकई काम कर गई तो 1 ट्रिलियन तो कुछ भी नहीं है। काय बस मुस्कुरा देता है शायद। मिस जान पूरी तरह से जड़ हो जाती है। एक पल के लिए तो वो अपनी सांसें तक लेना भूल जाती है। तभी एक और ख्याल उसके दिमाग से टकराता है, अगर परफेक्ट स्कोर आया है तो इसका मतलब वो दूसरा बोनस क्वेश्चन भी बॉस काय ने वो भी ओ नहीं। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उसने अपनी आंखों से इतना कुछ होते देखा है, फिर भी वो इस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रही। कुछ देर बाद मिस जांग वहां से चली जाती है, लेकिन काई नोटिस करता है कि जहां वो बैठी थी वहां नमी के निशान रह गए हैं। कुर्सी की सीट, बैक रेस्ट और यहाँ तक कि मेज का कोना, सब जगह पसीने के निशान है। लेकिन जैसा लग रहा है ये वैसा नहीं है। वो एक्साइटमेंट में इतना ज्यादा डूब गई थी कि उसे पसीना आ गया और उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए। विवियन मुस्कुराते हुए कहती है, मैं डैड को फोन करने जा रही हूँ। वो काय को एक किस करती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वो भी कुछ देर पहले उतनी ही हैरान थी। भले ही काय ने यह सब उसे पहले ही बता दिया था, लेकिन उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ संभालते हुए देखना विवियन को पूरी तरह अपना दीवाना बना देता है। वो उसकी शख्सियत में खोई हुई है, रोमांचित है और खुद पर काबू नहीं रख पा रही। उसे डर लग रहा है कि अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। काय आलस में अंगड़ाई लेता है और अपना फोन निकालकर लोगन का नंबर मिलाता है। फोन स्विच ऑफ है। ये तो अजीब है। वो जनरल वू, लियो और ओवन को भी बारी बारी से ट्राई करता है, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाता। काय उलझन में है कि आखिर चल क्या रहा है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे हमने साथ मिलकर बनाया है। अगर उन्होंने एग्जाम में वो सवाल ना डाला होता तो मैं इसे कभी अनलॉक नहीं कर पाता। तो मुझे ब्लॉक तो नहीं कर सकते? जरूर कुछ बहुत बड़ी काम होगा। काय सोच रहा है कि इसकी उम्मीद ज्यादा है, इसलिए वो मिस जोंग को खुद नेवी से कांटेक्ट करने के लिए भेजने का फैसला करता है।
इधर एक आलीशान क्लब में रेक्स और विक्टर मजे कर रहे हैं। अपनी पिछली पार्टनरशिप के बाद से दोनों काफी करीब आ गए हैं और जब भी वक्त मिलता है साथ बैठते हैं। अचानक विक्टर का फोन बजता है। रेक्स सुझाव देता है, इग्नोर करो इसे। विक्टर स्क्रीन पर नजर डालता है, सवाल ही नहीं उठता, मेरी बेटी का फोन है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, चुप रहो, मेरी बेटी फोन कर रही है। रेक्स फौरन सतर्क हो जाता है और बिल्कुल शांत होकर सुनने के लिए आगे झुक जाता है। विक्टर कहता है, हेलो स्वीटहार्ट, काय का नया प्रोजेक्ट, क्या मैं इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ? बिल्कुल। बस कुछ ही बातों में विक्टर का चेहरा चमक उठता है और वो अपनी सीट पर उछलने लगता है। रेक्स, जो अब तक आराम से लेटा हुआ मसाज का मजा ले रहा था, अब एकदम सीधा बैठ जाता है। वो मसाज करने वालों को बाहर जाने का इशारा करता है और एक छलांग में विक्टर के पास पहुंचकर फोन की आवाज सुनने की कोशिश करता है। विक्टर कहता है, 100 बिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स 10% के लिए। रेक्स से बात करूं? हाँ, वो यही है। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। कुछ और बातें होती हैं और कॉल खत्म हो जाती है। विक्टर रेक्स को धक्का देते हुए कहता है, पीछे हटो, मुझे तुम्हारी तरह मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेक्स अपनी आंखें घुमाता है, तुमने सब सुन लिया ना? विक्टर जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। रेक्स कहता है, चलो अच्छा है, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। 100 बिलियन में 10%, हम दोनों कितना कितना डालेंगे ये आपस में तय कर लेंगे। अगर वैसे कम पड़े तो हम घर के दूसरे भरोसेमंद इन्वेस्टर्स को भी ला सकते हैं, लेकिन शर्त वही है, ऑपरेशंस में कोई दखलंदाजी नहीं, सिर्फ डिविडेंड्स और कुछ तय की गई जिम्मेदारियां। तो क्या तुम तैयार हो? विक्टर अपनी प्रीमियम टी की एक चुस्की लेता है और शांति से मुस्कुराता है। रेक्स हंसते हुए कहता है, ईगल, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? विक्टर की भौहें तन जाती हैं। ये वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा लग रही है। अगर रेक्स को हिस्सा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, विक्टर जोर नहीं देगा। वो बस जाने ही वाला होता है कि रेक्स कहता है, सिर्फ कोई बेवकूफ ही इस मौके को छोड़ेगा। जब से वॉ ग्रुप ने तरक्की शुरू की है, मैंने अनगिनत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, लेकिन इतना तेज, साफ सुथरा और आसान इन्वेस्टमेंट सिर्फ एपेक्स मरीन प्रोजेक्ट ही था। मैंने काय की काबिलियत अपनी आंखों से देखी है और उसका कैरेक्टर खुद गवाही देता है। 10% के लिए 100 बिलियन, ये समझने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है कि ये बहुत बड़ा होने वाला है। अगर मुझे इसमें 10% मिल जाए तो सोचना ही क्या है। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो मुझे अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। विक्टर थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम्हारे पास इतना लिक्विड कैश है? रेक्स हाथ फैलाते हुए कहता है, मेरे पास भी नहीं है, मुझे अपने सारे फ्यूचर्स और पोजीशंस बेचने होंगे। शायद 70 बिलियन तक लिक्विड कैश जुटा पाऊं। मैं अपनी प्रॉपर्टीज बेचूंगा, कमर्शियल स्पेसेस बेचूंगा, जरूरत पड़ी तो सस्ते में निकाल दूंगा। पैसे जुटाना आसान है, डिस्काउंट सेल देख लो, मैं तुम्हारे दामाद पर कितना भरोसा करता हूँ। विक्टर कटाक्ष करता है, डील हाथ लगने के बाद शरीफ बनने का नाटक मत करो। रेक्स पलटकर जवाब देता है, तुम्हारा दामाद शानदार है, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या? मुझे तो देखो, मेरा कोई ऐसा दामाद नहीं है, क्योंकि मेरा एक बेटा है और वो भी निकम्मा। अगर मेरी बेटी होती, चाहे वो खूबसूरत न भी होती, तो भी मैं उसकी सर्जरी पर करोड़ों खर्च कर देता और उस लड़के के लिए तुमसे मुकाबला करता। विक्टर अपना सिर पीछे झुकाते हुए कहता है, फिर तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं था। मेरी बेटी नेचुरल है और यहाँ अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। रेक्स गुस्से में लगभग उछलने लगता है। जल्द ही दोनों अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं और इस प्रक्रिया से मार्केट में हड़कंप मच जाता है। विक्टर एक झटके में करीब 30 बिलियन के फ्यूचर्स बाजार में उतार देता है, जिससे फ्यूचर्स मार्केट में खलबली मच जाती है। कीमतें एकदम से गिर जाती हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं। देखते ही देखते दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़े खिलाड़ी भी परेशान हो जाते हैं और मन ही मन गालियां देने लगते हैं, क्योंकि उनके पास भी ये फ्यूचर्स थे और वे कीमतों को गिरते हुए नहीं देख सकते थे। हालात संभालने का एक ही तरीका था कि वे खुद उस बिकवाली को झेलें। आमतौर पर बड़े खिलाड़ियों के लिए ये रूटीन बात होती है, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्हें अभी तक पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। वे पोजीशंस को संभाल तो रहे थे, लेकिन इस डर में भी थे कि कहीं उनसे कुछ छूट तो नहीं रहा। शायद किसी के पास अंदर की खबर हो और उसने इसीलिए ये सब बेचा हो। क्या उन्हें इसे लेना चाहिए या नहीं? वे डरे हुए थे, फिर भी खरीद रहे थे और पागलों की तरह सबको फोन घुमा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि आखिर माजरा क्या है तो वे चिल्ला पड़े, विक्टर, तुम तो आफत हो, बिना बताए सब कुछ डंप कर दिया। और जब उन्हें पता चला कि ये सब एक इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है तो वे और भी भड़क गए। तुमने हमें इस मुसीबत में डाल दिया, तुम वाकई एक राक्षस हो। विक्टर का फोन बजता रहता है और जैसे ही वो उठाता है लोग उसे कोसना शुरू कर देते हैं। विक्टर जानता है कि गलती उसकी है, इसलिए वो बस हंसकर टाल देता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं उन्हें वो कुछ नहीं बताता, सिर्फ इसलिए कि तुम क्यूरियस हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भी साथ ले लूं। कॉम्पिटिटर्स तो कॉम्पिटिटर्स ही रहेंगे, मैं तुम्हें पैसे कमाने में मदद क्यों करूं? दूसरी तरफ मिस जांग सरकारी दफ्तर पहुंचती हैं ताकि एपेक्स एनर्जी के लाइसेंसेस और परमिट्स के लिए अप्लाई कर सकें। एपेक्स टेक की सब्सिडियरी होने के नाते, जिसे पहले से ही कई सहूलियतें मिली हुई हैं, शुरुआत में सब कुछ बहुत तेजी से होता है। हर जगह ग्रीन लाइट मिलती है, लेकिन जैसे ही पेपर वर्क पूरा होता है और अधिकारी मुस्कुराते हुए स्टैंप लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो अचानक रुक जाता है। प्राइमरी बिजनेस, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट एंड सेल्स, इसका कोई उदाहरण ही नहीं है। सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा तो देती है, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को इसे डेवलप करने और कंट्रोल करने की इजाजत देना बिल्कुल अलग बात है। क्लर्क हैरान परेशान होकर मिस जांग को देखता है और कहता है, मैं इस पर स्टैंप नहीं लगा सकता।
अगर मैंने इसे ऑथराइज कर दिया और कुछ गलत हुआ तो मेरी गर्दन फंस जाएगी। मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। मिस जोंग को इस बात का अंदाज पहले से था। वो मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, क्या आप मुझे अपने सुपरवाइजर से मिलवा सकते हैं? शुक्रिया। क्लर्क चैम की सांस लेता है और अपने सुपरवाइजर को बुला लेता है। कुछ ही मिनटों में सुपरवाइजर भी उलझन में पड़ जाता है। उसका सिर चकराने लगता है और वो कहता है, मिस जान, 1 मिनट रुकिए, मुझे अपने सुपरवाइजर से बात करने दीजिए। आधे घंटे के भीतर वहां 7-8 बड़े अधिकारी जमा हो जाते हैं। एक से बढ़कर एक सीनियर अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। वो छोटा क्लर्क और एक कोने में खड़ा कांप रहा है। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट के ओवरऑल डायरेक्टर भी वहां आ जाते हैं और वो भी कांप रहे हैं। जून की तपती गर्मी में एसी फुल पर है, फिर भी सबके माथे पर पसीना है। डायरेक्टर कार अपने पसीने से भीगे हाथ माथे पर रखते हुए अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई और ऐसे कागज लेकर यहाँ आया होता तो मैंने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। लेकिन ये एपेक्स टेक है, शहर की सबसे मशहूर कंपनी। कागजों पर भले ही ये कुछ 100 बिलियन की कंपनी हो, लेकिन सब जानते हैं कि इसका फ्यूचर बेमिसाल है। ऊपर से आदेश है कि इन्हें पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, पर यहाँ हिम्मत कौन दिखाए? डायरेक्टर कार एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, मिस जोंग, आम तौर पर हम एपेक्स टेक को पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लाइसेंसेस, मेरे पास वाकई इसकी अथॉरिटी नहीं है। शायद आपको और ऊपर बात करनी चाहिए। मिस जान मुस्कुराते हुए कहती है, जल्दी नहीं है, क्यों ना पहले आप ये सुन लें कि एपेक्स एनर्जी का शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। डायरेक्टर कार की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कितना? मिस जांग बिना पलक झपकाए कहती है, पहले फेज में 1 ट्रिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स। 100 बिलियन में तो सिर्फ 10% इक्विटी मिल रही है, तो जाहिर है प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन ही होगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डायरेक्टर कार कुछ पल के लिए कांपते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जागती है। ये मौका बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो 1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट, उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उन्होंने प्रमोशन की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इसके दम पर शायद बात बन जाए। वो कहते हैं, ठीक है, मैं खुद स्टैम्प तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इसे आगे जरूर बढ़ा सकता हूँ। मिस जोंग, मैं आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन ऊपर भेजता हूँ। मिस जान कहती है, एक और बात, बॉस काई ने कहा है कि इसमें सिर्फ एपेक्स टेक नहीं होगी, कुछ और घरेलू इन्वेस्टर्स भी होंगे और मिलिट्री भी इसमें एक मेजर स्टेक होल्डर होगी। मिलिट्री का नाम सुनते ही डायरेक्टर कार की आंखों में चमक आ जाती है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।